आज हमने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 उसका 15th लेक्चर स्टडी करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, रॉकेट प्रोपल्शन को पढ़ेंगे। रॉकेट प्रोपल्शन होता क्या है और रॉकेट क्या है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले रॉकेट प्रोपल्शन को पढ़ने से पहले सबसे पहले रॉकेट को समझते हैं, रॉकेट दरअसल क्या है, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा कि ये हमारे पास एक बस होती है, जैसे कि इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए यूज़ होती है। इसके लिए इसके पीछे जो रेयर पार्ट होता है, वहाँ से गैसेस जो फ्यूल बर्न होता है उसका एग्जॉस्ट होता है। इस रॉकेट के दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है बेटा पेलोड और दूसरा पार्ट जो होता है बेटा वो क्या होता है, फ्यूल, ठीक है। दो पार्ट हैं इस रॉकेट के, तो उनका नाम क्या है, एक का नाम पेलोड है और एक का नाम क्या है, फ्यूल है। जो फ्यूल वाला पोर्शन है वो रॉकेट का जो मैस है, रॉकेट का जो मैस है, वो रॉकेट का जो मैस है वो 80% किस पर मुश्तमिल होता है बेटा, फ्यूल पर। और जो 20% किस पर कंसिस्ट होता है बेटा, पेलोड पर। ये पेलोड क्या है और फ्यूल क्या है, इसका ये जो चैम्बर है इसके अंदर फ्यूल है बेटा, ठीक है। और ये जो चैम्बर है थोड़ा सा, इसके अंदर बेटा इसका जो हमने सामान जो है गुड्स वो हमें ट्रांसपोर्ट करनी है एक जगह से दूसरी जगह, वो इसके अंदर पेलोड के अंदर रखी जाती है, ठीक है बेटा। यानी कि बैगेज होता है इसका, ठीक। तो यानी कि हम इधर क्या रखते होते हैं, इसका सामान, और जो हमने एक जगह से ज़मीन से स्पेसशिप में ट्रांसफ़र करना है। और ये जो पार्ट है ये सब क्या है, फ्यूल है। फ्यूल का जो इसका पोर्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना होता है। और इसका जो रेट ऑफ कंबशन है वो बहुत ज़्यादा होता है, कि ये बहुत ज़्यादा फ्यूल पर सेकेंड बड़ा ये यूज़ करता है, ठीक है। इसका जो फ्यूल होता है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को बर्न करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसको बर्न करता है बेटा, ये हाइड्रोजन को बर्न करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज़ होता है और ऑक्सीजन इसकी कंबशन के लिए यूज़ करते हैं बेटा, समझ आ गई। अब जो हाइड्रोजन होती है ये कंडेंस फॉर्म में होती है, किस फॉर्म में बेटा, कंडेंस। वैसे तो हाइड्रोजन गैस होती है, लेकिन इसको हमने कंडेंस किया होता है किस फॉर्म में, लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में बेटा। बात समझ आ गई। लिक्विड फॉर्म में भी उसकी हाइड्रोजन यूज हो सकती है और सॉलिड फॉर्म में भी बेटा। और ये ऑक्सीजन किस लिए जो यूज होती है, ये कंबशन के लिए भी, कंबशन के लिए जो नेसेसरी एलिमेंट होता है। और बेटा ज़रा देखिएगा, एक जो इंजन है इसके अंदर इंजन होता है जिसको ऊपर कहता है। इंजन जो होता है बेटा वो ये होता है, जब देखिए हम किसी फ्यूल को बर्न करते हैं, जैसे हमारे पास गाड़ी है उसके अंदर फ्यूल होता है। फ्यूल क्या होता है बेटा, बर्न होता है। क्या होता है, बर्न। अब हम उसमें ऑक्सीजन तो नहीं डलवाते गाड़ी में, हम क्या करते हैं कि उसमें फ्यूल डलवाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं हम। लेकिन उसकी जो बर्निंग होती है वो कैसे होती है, गाड़ी जो होती है वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन गैस को इनटेक करती है फॉर द कंबशन पर्पस, ठीक है। तो फिर वो फ्यूल बर्न होता है, उसकी जो हीट होती है वो हीट इंजन को मिलती होती है, इंजन को उसको वर्क में कन्वर्ट करता होता है, ठीक है। अब जब ये जो रॉकेट है, ये रॉकेट जब हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर चला जाता है स्पेसशिप में तक जाने के लिए, तो वहाँ पर स्पेस में कोई एयर मौजूद नहीं होती। इसका मतलब ये है वहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती बेटा। तो फिर उसमें कंबशन करना, जो फ्यूल को बर्न करना, वो वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसलिए फिर ये ऑक्सीजन को यहीं से साथ हम इसमें अंदर फिल करके भेजते हैं एज ए फ्यूल, इन फ्यूल को बर्न करने के लिए। फ्यूल दरअसल है हाइड्रोजन, और उसको बर्न करने के लिए ऑक्सीजन हम इसके साथ इसके अंदर फिल करके इसको भेजते हैं। बात समझ आ गई। दैट्स वाई इसका जो फ्यूल वाला जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा है और जो इसका पेलोड है वो बहुत कम है, ठीक। अब जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल अगर हम देखें, तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है,
ठीक है बेटा। वर्किंग प्रिंसिपल अगर हम देखें, वर्किंग प्रिंसिपल दो प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। एक तो बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दूसरा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन बेटा। इन दो प्रिंसिपल्स पर ये क्या करता है, वर्क करता है। तो अगर हम इसकी प्रोपल्शन देखें, रॉकेट की प्रोपल्शन कैसे होती है, तो ठीक है बेटा। तो ज़रा देखो, यहाँ मैंने डायग्राम बनाई है इसकी। ये रॉकेट है पूरा, और ये इसका रेयर पार्ट है, बैक पीछे वाला हिस्सा है, इसको कहते हैं रेयर पार्ट। ठीक है। तो इसमें जैसे इसमें फ्यूल बर्न होता है, तो इधर से गैसेस क्या होती हैं बेटा, बाहर की तरफ निकलती हैं। ठीक है। जब बाहर की तरफ निकलती हैं, उनका कोई ना कोई मोमेंटम होता है। ठीक, उनका कोई मैस होता है, और मैस किसी खास वेलोसिटी के साथ बाहर निकलती हैं, तो उनका कोई ना कोई मोमेंटम होता है। इनिशियली जब रॉकेट मूव नहीं कर रहा था, तो ये मोमेंटम ज़ीरो था। ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ जो गैस था, इनिशियल मोमेंटम ऑफ गैस, ठीक है, वो क्या था बेटा, ज़ीरो। क्योंकि वहाँ पे गैस प्रोड्यूस हो रही थी या नहीं हो रही थी, लेकिन उसकी वेलोसिटी जो बाहर की तरफ थी वो क्या थी, ज़ीरो थी। लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद जब इस बर्निंग स्टार्ट होती है, तो जैसे ही ये गैसेस बाहर की तरफ निकलना शुरू होती हैं, उनकी पास वेलोसिटी होती है, उनका जो मैस होता है, फाइनल मोमेंटम जो होता है, वो क्या बन जाएगा बेटा, ऑफ गैस इज P, और वो कितना होगा बेटा, m प्राइम v, m प्राइम v। फिर m प्राइम क्या है बेटा, ये वो मैस है किसका बेटा, गैस का, जो कि बाहर की तरफ निकल रहा है। ठीक है। और उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है बेटा, v वेलोसिटी है। ठीक। अच्छा, अब देखो, अगर हम चेंज इन मोमेंटम मालूम करें, क्या मालूम करें, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे बेटा, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे, बन जाएगा एम वी प्राइम माइनस ज़ीरो। तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एम प्राइम वी। बात समझ आ गई? यहाँ तक कोई बात समझ आए जरा पूछ लो। अब देखो जरा गौर से, अब अगर हम क्या करें, हम ये देखना चाहें कि ये रॉकेट जो है, ये रॉकेट इन गैस पर कितनी फोर्स लगाता है, गैस पर कितनी फोर्स है इसको नीचे की तरफ धकेल रहा है बेटा। ठीक है। तो वो फोर्स कैसे मालूम करेंगे, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ के मुताबिक हम करेंगे बेटा। वो सेकेंड लॉ क्या था, F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बेटा बात समझ आ गई? तो अब देखो, आपने चेंज ऑफ मोमेंटम तो मालूम किया हुआ है, अभी टाइम आपको पता होता है, टी टाइम है लेट्स सपोज। तो अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आप यहाँ पे चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें, तो अब फोर्स आ जाएगी। तो फोर्स क्या बन जाएगी बेटा, फोर्स विल बी इक्वल टू एम प्राइम वी ओवर टी। बेटा बात समझ आ गई? अब इसका मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ आपको। इस वाले पार्ट का मतलब है मैस पर यूनिट टाइम। क्या बेटा, मैस पर यूनिट टाइम, कि यूनिट टाइम में कितना मैस, गैस का मैस बाहर की तरफ एक्सपेल आउट होता है। ये जो गैस है ये एक्सपेल आउट हो रही है ना रॉकेट से, एक सेकंड में कितना गैस का मैस बाहर की तरफ एक्सपेल आउट होता है पीछे से। बेटा बात समझ आ गई? तो ज़रा देखो कि अगर हम इसकी बात करें कि m ओवर टी, m प्राइम ओवर टी, इसको हम अगर m का नाम देते हैं, क्या देते हैं बेटा, m का नाम देते हैं, तो इसको कह देंगे रेट। ये क्या बन जाएगा बेटा, रेट, टाइम रेट ऑफ कि कितना मैस पर सेकंड आपका बाहर की तरफ एक्सपेल आउट हो रहा है। समझ आ गई? रेट ऑफ फ्लो,
रेट ऑफ फ्लो, कि मास का जो फ्लो है पर सेकंड वो कितना है बेटा। रॉकेट के केस में नॉर्मली टिपिकल जो रॉकेट होता है उसका जो रेट ऑफ फ्लो होता है वो 10,000 किलोग्राम, क्या बेटा, 10,000 किलोग्राम पर सेकंड होता है। क्या होता है, 10,000 किलोग्राम पर सेकंड। देखो ना, ये क्या है, किलोग्राम, मास क्या होता है किलोग्राम, टाइम क्या होता है सेकंड, किलोग्राम पर सेकंड यूनिट बन जाएगा ना, तो किलोग्राम पर सेकंड रेट ऑफ फ्लो का बन जाएगा। यानी एक सेकंड में ये 10,000 फ्यूल को, किलोग्राम फ्यूल को क्या करता है, बर्न करता है। क्या करता है, बर्न करता है। समझ आ गई। तो यानी कि उतनी ही गैस को ये बाहरी तरफ एक्सपेल करेगा या इसके नियर अबाउट करेगा। ठीक है, गैस फ्यूल को कितना बर्न कर रहा है, ये एक सेकेंड में 10,000 किलोग्राम फ्यूल को क्या करता है, बर्न करता है। बेटा बात समझ आ गई। तो इसके नियर अबाउट कर लें कि ये तो है ना फ्यूल की मिकदार, ये क्या है बेटा, किसकी मिकदार है, फ्यूल की। लेकिन जो गैस बाहर की तरफ आ रही है उसका जो मास होगा वो थोड़ा सा इससे कम होगा बेटा। ठीक है, क्योंकि उसमें डिफरेंट चीज़ों में वो कन्वर्ट होकर अगर आप हो रहे हैं। किसी को बेटा ये बात समझ ना आई ज़रा पूछ लो। और ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है बेटा गैस जो बाहर की तरफ निकल रही है उसकी वेलोसिटी। ठीक है, और ये वेलोसिटी कितनी होती है, v। हाँ बेटा ये बन जाएगी, ये होगी 4,000 मीटर्स पर सेकेंड। कितनी बेटा, 4,000 मीटर पर सेकेंड। और ये कितनी होती है, 4 किलोमीटर, कितनी होती है, 4 किलोमीटर पर सेकेंड के साथ ये गैस जो होती है बाहर की तरफ एक्सपेल आउट हो रही होती है। समझ आ गई, 4,000 मीटर पर सेकेंड या 4 किलोमीटर पर सेकेंड बेटा। ठीक है, तो अब ये फार्मूला क्या बन गया, अब m प्राइम टी जो आप क्या लिख देंगे, m, और ये क्या बन जाएगा बेटा, v। तो ये बन जाएगा बेटा F इज इक्वल टू mv। यहाँ तो कोई बात समझ ना आए जरा पूछ लो। m क्या है यहाँ पे, रेट ऑफ फ्लो के, फ्लो बर्निंग ऑफ द मास पर सेकेंड, बर्निंग ऑफ द मास पर सेकेंड। पर सेकेंड में आपके एक सेकेंड में कितना मास बर्न होगा बेटा, बात समझ आ गई। ये m ये है बेटा। ठीक है, या आप इसको ये भी कहते हैं बर्निंग ऑफ द, इसका मतलब ये भी है कि बर्निंग ऑफ फ्यूल पर सेकेंड। बात समझ आ गई। अच्छा अब बेटा देखो ये वो फोर्स आ गई है जो कि रॉकेट किसके ऊपर लगाता है, एक्सर्ट ऑन गैसेस, गैस बेटा। ठीक है, अब देखो, अब न्यूटन सेकंड लॉ अगर अप्लाई करें तो हमारे पास वो क्या होता है, F इज इक्वल टू ma, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। बात समझ आ गई, सेकंड लॉ ऑफ मोशन कह दें। अब देखो कि जो ये अगर फोर्स देखें, ये जो गैस है अगर इसके ऊपर फोर्स लगाती है, किसके ऊपर, रॉकेट के ऊपर, तो रॉकेट ऊपर की तरफ क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। क्या करेगा बेटा, एक्सेलरेट करेगा, यानी इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, अगर इसका मास m है तो ये क्या करेगा बेटा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। तो अगर हम इसको m, वो कैपिटल M कह दें, ये कैपिटल M क्या है बेटा, मास ऑफ द रॉकेट है। ये क्या है, मास ऑफ, इसमें मास में ये पेलोड का भी मास इंक्लूड है और ये फ्यूल का मास भी इंक्लूड है बेटा। बात समझ आ गई। तो इसलिए हमने इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया है। ठीक, तो अब देखो ये F mv के बराबर भी है, F ma के बराबर भी है। अगर इन दोनों को कंपेयर कर लें, इन दोनों को, तो हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, ma इज इक्वल टू mv। बेटा बात समझ आ गई। देखो ना ये फोर्स लग रही थी ना किसके ऊपर, फ्यूल के ऊपर, तो इसी मैग्नीट्यूड के बराबर फ्यूल भी रॉकेट के ऊपर क्या लगा रहा था, फोर्स। क्या लगा रहा था, फोर्स लगा रहा था, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये न्यूटन थर्ड लॉ था ना। ये देखो ये गैसेस जो बाहर की तरफ एक्सपेल आउट हो रही हैं, ये फोर्स लगा रही हैं, लेट्स सपोज F, और ये जो रॉकेट है, ये जो गैसेस हैं, ये भी रॉकेट के ऊपर क्या लगाती हैं, फोर्स लगाती है, लेट्स सपोज F प्राइम लगाती हैं। और ये जो F और F प्राइम है, ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं। क्या होते हैं बेटा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं बेटा। तो दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। तो जितनी फोर्स के साथ रॉकेट इसको नीचे की तरफ धकेल रहा है, उतने ही फोर्स के साथ ये जो आपकी गैसेस हैं इसको ऊपर की तरफ पुश कर रही हैं बेटा। बात समझ आ गई। अच्छा अब देखो,
अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं तो फिर ये हमारे पास क्या बन जाती है, एक्सप्रेशन ये बन जाती है। अब जो एक्सप्रेशन ये बन गई, अगर यहाँ से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम करें तो स्मॉल m ओवर कैपिटल M इंटू वी, बेटा ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। समझ आ गई? किसी को बात समझ ना आई ज़रा पूछ लो। अब देखो ये जो मैथ्स का जो रेट ऑफ फ्लो है, रेट ऑफ जो बर्निंग है, ये कांस्टेंट है, इतना है। और ये भी क्या है बेटा, वी की वैल्यू भी क्या है बेटा, कांस्टेंट है, 4 किलोमीटर पर सेकेंड। अब ये जो मैथ्स है ये चेंज होता रहता है। कैसे चेंज होगा ज़रा देखना। अब फ्यूल में हमने फर्ज कर लो इसके अंदर 1000 इसका किलोग्राम मैथ्स था। अब फ्यूल बर्न हो रहा है और बाहरी तरफ निकल रहा है, तो उसका मैथ्स क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा या बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये रॉकेट का जो मैथ्स ये है कम होता जाएगा। अच्छा बेटा ज़रा देखो, अब रॉकेट का जो मैथ्स कम होता जाएगा तो फिर ये एक्सेलरेशन क्या होता जाएगा, रॉकेट का बढ़ता जाएगा। समझ आ गई? तो रॉकेट ज़्यादा एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा बेटा। समझ आ गई? यानी उसकी वेलोसिटी में इंक्रीजिंग चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा बेटा? इंक्रीजिंग चेंज आएगा। अब देखो ज़रा कि बेटा ये जो आपका रॉकेट होता है ना, ये दो तरह के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेटा? दो टाइप के। एक रॉकेट मैं ये बना रहा हूँ बेटा, ठीक है, और एक रॉकेट ये बना रहा हूँ। छोटे बड़े हो सकते हैं। इसके अंदर बेटा कुछ स्टेजेस बने होते हैं। ये होता है बेटा सिंगल स्टेज या मोनो स्टेज रॉकेट, और ये होता है मल्टी स्टेज। बात समझ आ गई? अब सिंगल स्टेज या मोनो स्टेज का मतलब ये होता है कि भाई इसके अंदर एक ही चैम्बर है जिसके अंदर फ्यूल है। समझ आ गई? तो वो जब वो फ्यूल कम होता जाएगा, जब फ्यूल बर्न होता जाएगा, फ्यूल की तादाद क्या होती जाएगी, कम, और रॉकेट का मास क्या होता जाएगा, पहले से कम होता जाएगा। जब मास कम होता जाएगा तो बॉडी क्या करती जाएगी, एक्सेलरेट करती जाएगी, बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन से मूव करती जाएगी ऊपर की तरफ। ठीक है बेटा? अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर डिफरेंट चैम्बर्स बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं बेटा? डिफरेंट चैम्बर्स। तो अब यहाँ देखो, अगर ये वाला चैम्बर, इसमें पहले ये फ्यूल यूज़ होगा, अगर ये फ्यूल यूज़ हो गया, ये चैम्बर खाली हो गया, तो ये इस वाले चैम्बर को ये डिस्कार्ड कर देगा। क्या कर देगा बेटा? डिस्कार्ड, अपने से अलग कर देगा। ये वाला चैम्बर, ये वाला हिस्सा खत्म हो जाएगा। रॉकेट फिर बेटा ये बन जाएगा इस तरह से। ठीक है बेटा? अब ये वाला जब चैम्बर खत्म हो जाएगा, इसमें से फ्यूल खत्म हो जाएगा, तो इस वाले पार्ट को भी क्या कर देगा बेटा, ये डिस्कार्ड कर देगा। अब मास ऑफ द रॉकेट पहले से क्या हो गया, जल्दी से डिक्रीज हो गया। फिर बेटा ये इसको डिस्कार्ड कर देगा, फिर ये इस वाले को, फिर इस वाले को डिस्कार्ड करता जाएगा। समझ आ गई? अपने से जुदा करता जाएगा, अलग करता जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि जो आपका मास जो डिक्रीज हो रहा है, इधर ज़्यादा तेज़ी के साथ डिक्रीज हो रहा है रॉकेट का, और इधर कम स्पीड के साथ, कम टाइम, ज़्यादा टाइम में क्या हो रहा है, आपका मास डिक्रीज हो रहा है। इधर कम टाइम में डिक्रीज हो रहा था और इधर ज़्यादा टाइम में डिक्रीज हो रहा है। तो पता क्या चला, मास में चेंज किस में ज़्यादा आता है, मल्टी स्टेज में या सिंगल स्टेज में? मल्टी स्टेज में। मल्टी स्टेज में जो आपका जो रेट ऑफ जो आपका मास में रिडक्शन है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ होती है एज कम्पेयर टू द सिंगल स्टेज। जब मास में रिडक्शन ज़्यादा तेज़ी के साथ होगी तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा बेटा। बात समझ आ गई? तो पता क्या चला, कौन सा जो आपके पास रॉकेट होता है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है? तो मल्टी स्टेज वाला जो रॉकेट होता है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है। If you have any question about the lecture, you can ask freely in the comment section. Allah Hafiz.